हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सरकारी परीक्षा में। आप सबका दोस्त उमेश मौर्य आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाला है। ये जो न्यूज़ है वो मेडिकल फील्ड की है। मेडिकल फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड की धरती पे एक बच्चे ने जन्म लिया है और इस बच्चे को नाम दिया गया है सुपर बेबी। अब नाम से दोस्तों आप ये मत अंदाज़ा लगाइए या ये मत इमेजिन करिए कि इस बच्चे के पास कोई सुपर पावर या मैजिकल पावर है, या जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कई सारे सुपर बेबीज के अंदर जो मैजिकल पावर होती है या सुपर पावर होती है, वैसा कुछ इमेजिन मत करिए। ये केस अलग है और ये केस क्या है और किस तरीके से इस बच्चे को अलग देखा जा रहा है बाकी बच्चों से, वो सब इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि किसी भी बच्चे के जन्म में एक माता और एक पिता का योगदान होता है, यानी कि एक माता के अंडाणु और एक पिता के शुक्राणु का योगदान होता है। होता क्या है कि जब माता के अंडाणु में पिता के शुक्राणु का निषेचन होता है तब वहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण में माता के गुण भी पहुँच जाते हैं और पिता के गुण भी पहुँच जाते हैं डीएनए के माध्यम से। लेकिन इस बच्चे में ऐसा क्या हुआ है, इस बच्चे में अलग क्या हुआ है, वो समझिए। दोस्तों, इस बच्चे के जन्म में दो माताओं और एक पिता का योगदान है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, दो माताओं और एक पिता का योगदान है। कैसे, वही इसमें समझेंगे। ये जो पॉसिबल हुआ है दोस्तों, वो हमारी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके अंदर एक डीएनए होता है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो इस पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले समझना जरूरी होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और उसके अंदर वो डीएनए है वो किस तरीके से योगदान अदा करता है ना। समझ लेते हैं फटाफट पहले यहाँ पे, फिर समझेंगे प्रोसीजर को। देखिए, ये सेल है, यानी कि कोशिका है, जंतु कोशिका है, मानव कोशिका है, जो भी आप समझ लीजिए, जिसको हम यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी सेल जिसमें केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, ऐसे कोशिकाओं से बने हैं जो कि यूकेरियोटिक होती हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप देख लें, ये सेल है, सेल के अंदर भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनका अपना काम होता है। भाई मोटे तौर पे आप सभी जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये काम अपना स्वयं इसलिए कर पाती है बिकॉज यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक पूरा काम कंप्लीट करते हैं, जिससे पूरी शरीर काम कर पाती है। ठीक है, तो देखिए, इन सारे ऑर्गेनल्स में से दो ऑर्गेनल काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑर्गेनल तो आप ये देख पा रहे हैं जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको भी हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है। इस लिक्विड में आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, मोटी बात समझे। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं फटाफट। देखिए, ये रहा आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस में आप देख पा रहे हैं ये क्या, इस न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियोलस देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये धागे नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अच्छा जी, क्रोमैटिन जो होता है ये डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है। कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, उनसे ये बना होता है। ठीक है, यानी कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का। ठीक है, काम क्या होता है इसका, काम ये होता है भाई कि डीएनए में जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी जीव के जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, और इन जेनेटिक कैरेक्टर्स को उनके बच्चों में पहुंचाना काम क्या होता है, डीएनए का ही काम होता है। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो इसी डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिस तरीके से आप किसी भी टूटने फूटने वाले सामान को जब आप पैकेजिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसको क्या करते हैं, पैकेट, जब आप पैकेट बना रहे होते हैं तो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर देते हैं, थर्मोकोल वगैरह सब लगा देते हैं ताकि ये चीज़ टूटे फूटे ना, है ना। तब आप उसको कुरियर करते हैं या उसको डिलीवर करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस क्रोमैटिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का काम होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो मटेरियल है, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो डैमेज ना होने पाए। ठीक है, तो ये काम है इसका। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे ये डीएनए है, कहाँ मिल रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। ठीक है,
ये रहा आपका डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। अब आप देखें ये स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। समझते चलिए फटाफट, ताकि आपके कुछ ये और जानकारी को बढ़ा पाए। तो इसी में क्या होते हैं, यहाँ पे ये डीएनए होते हैं, इसी में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये जीन्स आप देख पा रहे हैं, और जीन्स ही क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएनए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर को दूसरे मतलब कि अपनी संतति में, यानी कि अपने बच्चों में पहुंचाना, ठीक है। ये मोटी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सेल की एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पावर हाउस बोलते हैं। अच्छा, पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी निकलती है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है और जो ऑक्सीजन होता है, उसके मिलने से यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटीपी की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। आज यहाँ पे जो अलग चीज होती है वो होती है क्या, डीएनए। भैया जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होते हैं, उन कोशिकाओं में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स में से 3 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जहां पे डीएनए पाया जाता है। एक मोटी बात आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और उसी तरीके से पौधों की कोशिकाओं में भी एक ऑर्गेनल होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पे भी खुद का डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन 3 ऑर्गेनल्स में खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अब कॉमन बात समझिए, जंतु कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी सिंथेसाइज करना, एनर्जी प्रोवाइड कराना, और इसके पास खुद का डीएनए है। उसी तरीके से पौधों में भी क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना और उस माध्यम से एनर्जी सिंथेसाइज करना, और वहां पे भी खुद का डीएनए है। तो ये आप कॉमन बात समझ गए, ठीक है। लेकिन वो कॉमन बात पौधों में डीएनए होता है वो एक अलग चीज है। आप मोटी बात अभी यहाँ पे ये समझें कि हमें इसको इस बच्चे के जन्म से रिलेट करना है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो मोटी बात आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ठीक है। और इस डीएनए का फंक्शन ये होता है, या यूं समझ लें कि इसकी खासियत ये होती है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की वजह से आप किसी भी आदमी की जो पूरी हिस्ट्री है, कि मतलब वो आदमी एक तरीके से किस ओरिजिन से रहा होगा, है ना, किस प्रकार के माँ बाप इसके रहे होंगे, उनका किस तरीके से एक तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया रहा होगा, किस तरीके की जलवायु में पले बड़े होंगे, वो पूरी जो प्री हिस्टोरिक डेटा है ना, आप इस डीएनए के माध्यम से गेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये खासियत है डीएनए की, ठीक है जी। चलिए अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर आप द गार्जियन रिपोर्ट के डेटा को समझें, उसमें ये कहा गया है कि लगभग 6000 बच्चों में से एक बच्चे में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिफेक्ट पाया जाता है, या यूं कह लें कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके ब्रेन में डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, या उस पर हार्ट में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, ठीक है। इसकी खासियत और इसमें जो डिजीज है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं इस केस में हुआ क्या है, इस केस में प्रोसीजर क्या हुआ है। देखिए, तो जो इस बच्चे के वास्तविक माता पिता हैं, वास्तविक माता पिता के द्वारा जो निषेचित अंडाणु है या जो अंडा है, उस अंडे में एक स्वस्थ महिला, दूसरी महिला की बात हो रही है, एक स्वस्थ महिला जो दूसरी महिला है, उस महिला के टिश्यू को लिया जाता है, उसमें से जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या यूं कह लें कि उसके सेल में से जो न्यूक्लियस होता है उसको हटा दिया जाता है, और उस पार्ट को, बचे हुए पार्ट को, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डीएनए भी होगा, उसको जो है उस निषेचित अंडाणु में डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से वहां पे उस बच्चे के निषेचित अंडाणु में दूसरी महिला का डीएनए भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस बच्चे का जो एम्ब्रायो है वो बड़ा होता है,
और फाइनली जो है डॉक्टर्स ने इंग्लैंड में एक बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये है न्यूज़ भैया। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रोसीजर है वो किस टेक्निक के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसीजर है वो आईवीएफ टेक्निक की वजह से हो पाया है। किसकी वजह से हो पाया है? आईवीएफ टेक्निक की वजह से हो पाया है, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जो कि उन माँ बाप के लिए है, एक तरीके से वरदान है, जो कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, या यूं कह लें कि दोनों जो हैं स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनमें अंडे का निषेचन नहीं हो पा रहा है, या यूं कह लें कि माता का जो अंडाणु है, पुरुष का जो शुक्राणु है, उसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता है, या जाइगोट का निर्माण नहीं हो पाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ईजी करने के लिए या उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियली तौर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बच्चे के भ्रूण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आर्टिफिशियल शुक्राणु हो गया, आर्टिफिशियल अंडाणु हो गया, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल अंडाणु रहेगा, ओरिजिनल शुक्राणु रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके निषेचन का जो प्रोसेस है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसको बढ़िया से कंफर्ट तरीके से करा दिया जाता है कम समय में। और फाइनली जब निषेचन हो जाता है तो उस फर्टिलाइज्ड एग को माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और बच्चे का पालन पोषण होने लगता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। आईवीएफ टेक्निक से इस बच्चे को जन्म दिया गया है। अब दोस्तों फ़ायदा ये है, इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में बताया, तो ये जो डिजीज़ है वो इस टेक्निक के माध्यम से दूर हो पाएगी। बिकॉज जो स्वस्थ माता है, स्वस्थ माता के अंदर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी कि स्वस्थ डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको मैं बोल रहा हूँ। उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से जो वास्तविक माता है, अगर उसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट में ये जो स्वस्थ डीएनए है वो डोमिनेंट हो जाएगा और वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर्स का दोस्तों ये दावा है कि इस बच्चे को भविष्य में कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। तो ये दावा भगवान करे सच हो, और जब ये सच होगा तो वाकई में मेडिकल फील्ड में एक नया रिसर्च जो है अपने आप में आगे बढ़ेगा और इस तरीके से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, या इसमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वो डॉक्टर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं, है ना। आगे क्या इसमें ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या इसमें एक तरीके से जो रिस्क है वो क्या आता है, वो सब आगे की बात है। लेकिन ज़रूर डॉक्टर्स लोग ऐसे मतलब हाथ में हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं। बच्चे को जन्म दिया जा चुका है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो फॉलोअप है, उसका जो चेकअप है, उसका जो रूटीन चेकअप है, वो समय के साथ होता रहेगा, और कोई भी जो रिस्क होगा वो ज़रूर उसको फाइंड आउट करेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छे सकारात्मक सोच के तरीके से ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए मेडिकल फील्ड को, और देखते हैं क्या आगे मिलता है हमको। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।